हेलो, मेरा नाम पूजा राठौर है और जो मेरी क्वालिफिकेशन बीए, एमए, बीएड है। साथ ही साथ अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं, वो एग्ज़ाम टेट, सीटेट और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं। और अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में कि अनअकैडमी से हमसे क्या फ़ायदा होने वाला है और हमारा अनअकैडमी से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अनअकैडमी को हमसे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम टीचिंग कर रहे हैं या जिस यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये होगा कि हम वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो अनअकैडमी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, उनको लेके आते हैं, अनअकैडमी से जोड़ते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कि अनअकैडमी को हमसे फ़ायदा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमसे अनअकैडमी को मतलब अनअकैडमी का से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हमको ये फ़ायदा होने वाला है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हम अपनी बात अनअकैडमी के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंटों के पास पहुंचाते हैं। क्योंकि जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस पे कई तरीके के हर प्रकार के एजुकेटर मिलते हैं, हर तरीके की शिक्षा मिलती है वहाँ पर। तो अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारे लोग अनअकैडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो आप अनअकैडमी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपने बच्चों तक अच्छे से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हुए अनअकैडमी के फायदे। साथ ही साथ बात करें कि अनअकैडमी में हमारा टीचिंग अनुभव क्या है। तो टीचिंग अनुभव की अगर हम बात करते हैं, तो एसएससी में हमने कुछ लगभग 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो हमने एसएससी में डाउट सॉल्विंग किए हैं, ठीक है, रीजनिंग के डाउट सॉल्व किए हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने सिलेबस के बारे में, जो हम पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं मिसिंग नंबर, क्या पढ़ेंगे, तो मिसिंग नंबर यानी कि जो हमारी लुप्त संख्या होती हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, पहले 43 लिखी हुई है, आगे कुछ और लिखी हुई है, या 45 लिखी हुई है, आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा, फिर आपकी संख्या जो लिखी होगी वो इस तरीके से लिखी होगी। तो बीच में हमें चेक करना होगा कि कौन सी संख्या हमें यहाँ पर आने वाली है। तो ये चीजें किस में पता करेंगे, लुप्त संख्या में हम पता करने वाले हैं कि लुप्त संख्या हमारी किस तरीके से आएगी। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड यानी कि जो सीरीज है हमारी, जो सीरीज दी गई होगी, उस सीरीज में जो भी इसको सीरीज को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर श्रृंखला, यानी कि रिपीटेड का मतलब होता है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति, जो श्रृंखला पुनरावृत्ति होती है, एक बार से दोबारा जो रिपीट होती है, दोबारा पुनरावृत्ति होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, यानी कि एनालॉजी का मतलब होता है सादृता। उसमें कुछ ऐसे दिए होते हैं, कुछ कोड भी दिए होते हैं, ठीक है। कोड दिया होगा आपका, आगे चल के कोड के बारे में, फिर उसके बाद दिया होगा कितने प्लस करके, फिर आपको 5 प्लस करके कितना बनाना है, तो 7 बनाना है। आगे कुछ और संख्या दी गई होगी, तो इससे कोड करके और इस के द्वारा क्या बनाना है। जैसे मान लीजिए दर्जी का संबंध सिलाई से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके के प्रश्न किसमें आने वाले हैं, एनालॉजी में आने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि कुछ कुत्ते, चूहे होते हैं, खुद जो चूहे होते हैं वो बिल्ली होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये तो हुआ किसके बारे में, अभी तक हमने 3 चैप्टर के बारे में बात की। सबसे पहले लुप्त संख्या, उसके बाद आ जाएगी आपकी श्रृंखला पुनरावृत्ति आ जाएगी, फिर आपकी सांख्यिकता यानी कि एनालॉजी होगी, फिर आपकी वेन आरेख हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ और टॉपिक। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन। यानी कि जो आपका रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन को रक्त संबंध बोलते हैं। उनकी नानी की, दादी की, फूफा, इस तरीके से तो उनके कौन हुए, ठीक है। ए बी की नानी है, सी डी की दादी है, तो सी का डी से क्या संबंध हुआ। इस तरीके के प्रश्न हम किस में पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग और डिकोडिंग, यानी कि सांकेतिक भाषा। जैसे कहीं पर कैसी होती है कोडिंग डिकोडिंग से, सांकेतिक भाषा में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको कोड कर दिया गया है आपका किस में, जेड ए में कोड कर दिया गया।
तो इसमें कितने का अंतर हुआ, किस तरीके से इनको कोड किया गया है, किस तरीके से संकेत दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि इसका मतलब होता है बैठक व्यवस्था। प्रश्न इससे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। मान लीजिए 4 लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, 8 लोग बैठे हैं, तो हमें उनको किस तरीके से बिठाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, बैठक व्यवस्था में पढ़ेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट, यानी कि पद क्रम व्यवस्था। ठीक है, रैंकिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो भी पद होते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया गया है आपका कि शीला सुशीला से बड़ी है, नीता सुनीता से बड़ी है, तो पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन है, पद कैसे किस तरीके से क्रिएट हमें करना है, किस तरीके से यहाँ पर बनाना है, तो ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ेंगे, तो पद व्यवस्था क्रम में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पासा पढ़ेंगे। पासे के बारे में पूछ लिया जाता है कि साधारण पासा कौन सा है ना, तो ये पासे के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी कि घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनाभ के बारे में पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में आपकी डेट वगैरह पूछी जाती है, ईयर पूछे जाते हैं, कौन सा साधारण वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष होगा, उसमें कितने विषम दिन होंगे, इस लीप वर्ष के बाद में कौन सी लीप वर्ष आएगी। आज अगर 26 जनवरी है मान लीजिए, तो आगे 26 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे पूछ लिया जाएगा 26 जनवरी को 2002 को बुधवार था, ठीक है, बुधवार के बाद में फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो फिर आप मान लीजिए 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, कैलेंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम यहाँ पर बात करते हैं, नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है, संख्या श्रेणी। आपको एक सीरीज दी गई होगी, संख्या की एक सीरीज दी गई होगी, कोई भी संख्या लिखी होगी, यहाँ भी लिखी है, यहाँ इस तरीके से लिखी हुई। आगे क्या होगा, हो सकता है वो खाली पद भरने के लिए हो, या उसमें कोई गलत पद दिया गया होगा, तो वो हमको क्या करना है, सीरीज देखनी है, आगे किस तरीके से आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, तो वो सब किस में पढ़ेंगे, हम संख्या श्रेणी में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कोडिंग एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, हाँ, कोडिंग एक्वेशन पढ़ेंगे। कोडिंग एक्वेशन में क्या होता है, इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदी के अर्थ की, तो सांकेतिक समीकरण होता है। ठीक है, सांकेतिक समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन मान लीजिए कोई भी आपके एग्जाम में जब पेपर बनता है, वहां पर 2 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ डायरेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। कहा जाता है कि राम पूर्व की ओर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, तो उसमें हम दिशाओं का ज्ञान करेंगे। ठीक है, दिशा परीक्षण हमें करना है, दिशाओं का किस तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए, वो सारी चीजें हम किसमें करेंगे, दिशाओं को डायरेक्शन दिखाना है। ठीक है, वो निकालेंगे हम किसमें, डायरेक्शन टेस्ट में निकालेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक जब आपकी घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी कितने अंश का कोण कब बना रही है, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में कौन सा अंश का कोण बनेगा, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, घड़ी में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे फिर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम क्या देखते हैं, कुछ आकृतियां होती हैं, आकृतियों की गणना करेंगे। हम क्या करेंगे, आकृतियों की गणना करेंगे। जो हमें आकृति दी गई होती हैं, उनमें आकृतियों के कुछ फिगर बने हुए हैं, है ना, आकृति बनी होती है, उसमें क्या करना होता है, हमें उनकी गणना करनी होती है। ठीक है, तो ये हम करेंगे किसमें, काउंटिंग ऑफ फिगर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला आधारित जो भी समस्याएं होती हैं, वर्णमाला से आधारित समस्याएं होती हैं, उनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सीक्वेंस टेस्ट, यानी कि जो क्रमबद्धता है वो हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे कुछ और चीजें हैं हमारी, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मिरर इमेज।
जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है, आपका एक मान लीजिए एक आईना है, यानी कि एक दर्पण रखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपकी दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, उसमें 12:40 हो रहा है, कितना हो रहा है, 12 यहाँ पर कितना हो रहा है भैया, तो यहाँ पर 40 हो रहा है, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, यहीं पर तो 40 हो जाएगा। अब ये बताइए कि आगे चल के अगर मैं दर्पण में देखूं, उसको दर्पण में देखना चाहते हैं, तो आगे कितना बजा होगा, ये प्रश्न बन जाता है। तो वो किस में पढ़ेंगे, मिरर इमेज में पढ़ेंगे। इसी तरीके से थोड़ा क्या होता है, इसी से कुछ कोड करके आपका बना होता है वाटर इमेज, यानी कि वाटर इमेज कैसे, जल में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए कोई घड़ी है या फिर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, व्यक्ति का चेहरा किस तरीके से दिखने वाला है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब में पढ़ेंगे, ठीक है, किस में पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब में पढ़ेंगे। जैसे ही मिरर इमेज कंप्लीट होगा, वैसे हम जल प्रतिबिंब, ऐसे ही क्रम वाइज हम पढ़ने वाले हैं। जो भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद रिवाइज होगा, रिवाइज करने के, रिवीजन करवाने के बाद में फिर आपका क्या होगा,